नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो क्या रहा है, वही स्टॉक जिसको बोला जा रहा था कि आने वाला ही एचडीएफसी बैंक बन सकता है, क्या ये सच में एचडीएफसी बैंक बनेगा या बनेगा यस बैंक? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टॉक सीधा क्रैश हो चुका है। 45%, ऑलमोस्ट 50% गिरा हुआ स्टॉक आगे क्या कर सकता है? इतनी बड़ी गिरावट, उसी स्टॉक में जीक्यूजी पार्टनर ने भी इन्वेस्टमेंट करी थी, बहुत बड़ी हाइप स्टॉक की बन रही थी। एक गवर्नमेंट का डिसीजन किस प्रकार से कई स्टॉक्स को या कई कंपनियों को ले डूब सकता है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस प्रकार से घाटे में जा रही है, कंपनी सच में खुद को सर्वाइव कर सकती है या बहुत ज्यादा गड्ढे में फंस सकती है। शुरुआत करते हैं पीई रेशो के साथ। कंपनी का पीई रेशो अभी फिलहाल नजर आ रहा है 21 के आसपास, जो पहले 15 टू 17 के रेंज में बन रहा था। अभी सडनली स्पाइक यहां पे नजर आ गई है। उसके साथ साथ ईपीएस 3.26 नजर आ रहा है, जो पहले 4-4.5 के रेंज में हमें नजर आ रहा था। अब ईपीएस पीई मैंने आपको पहले ही क्यों दिखाया। अब कंपनी का पीई बढ़ जाता है, इसका मतलब सिंपल है कि अर्निंग ड्रॉप हो गया। अर्निंग ड्रॉप हो गया, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो बढ़ने का या कम होने का रीजन होता है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब, इसका लॉजिक सिंपल है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ड्रॉप हो चुका है। अब ये कंपनी का नेट प्रॉफिट कहां गया, इसका एनालिसिस अगर आप करो तो यहां पे हमें क्लियरली नजर आ जाता है इनका Q2 का रिजल्ट। Q2 के रिजल्ट में आपको नजर आ जाएगा कि इनका नेट प्रॉफिट 212 करोड़ तक चला गया है, जहां पे कंपनी 700 750 करोड़ से धीरे धीरे कम होके सीधा 212 करोड़ पे आ चुकी है। नो डाउट रिवेन्यू इंटैक्ट है 8,900 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ नजर आ रही है। बट रिवेन्यू कमाना बैंकिंग में बहुत ज्यादा सिंपल है, बट रिवेन्यू से इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट और सबसे तगड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां पे क्वालिटी लोन्स देना बहुत इजी है। अगर मैं रोड पे खड़ा हो जाऊं ना किसी गली में, 100-200 करोड़ ऐसे ही बांट सकता हूं, लोन देने में कौन सी बड़ी बात है। बट क्वालिटी लोन्स देना, क्वालिटी कस्टमर लाना, वही लोन रिकवर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बैंकिंग में होती है। सभी जगह पे ना, आप मेरे बिजनेस में लो, कोई बिजनेस में लो, कौन सा भी बिजनेस आप कंसीडर करो, वहां पे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि क्लाइंट को लाना, उनको प्रोडक्ट देना, उनको सेल्स पिच करना, एक प्रोडक्ट सेल होना, रेवेन्यू जनरेट होना या सेल्स करना बहुत डिफिकल्ट बात होती है। बट बैंकिंग में ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लोन लेने वाले बहुत ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे, बट वो क्वालिटी लोन्स देना इंपॉर्टेंट होता है। एक बैंक जब शुरुआत करती है ना, तो नए इंसान या नए कस्टमर उनके पास जाके लोन देने में हिचकिचाते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं, ताकि आपको आगे जो भी मैं बातें करने वाला हूं वो समझ में आए कि बैड लोन्स क्यों दिए जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप पूछोगे बैड लोन्स क्यों देते हो, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और यहां पे मैंने बताया XYZ नाम की एक कंपनी है, एक बैंक है, वहां पे डिपॉजिट करो। क्या आप डिपॉजिट करोगे? नहीं करोगे। अगर ये लोग 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये भी 7% देगा, क्या आप डिपॉजिट करोगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। बट ये 7% दे रहे हैं आपको इंटरेस्ट और ये बोलोगे कि मैं 8%, 9%, 10% दूंगा, तभी आप यहां पे जाके इन्वेस्ट करोगे। सो बोरो मनी करने की जो कॉस्ट है नए बैंक की, वो बढ़ जाती है। अगर ये लोग पैसा एक्स्ट्रा ब्याज देके ले रहे हैं, तो आगे इनको पास ऑन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने के बाद ही। सिंपल है, 7% से लेके ये 9% से लोन दे रहे, ये लोग 9% से पैसा ही ले रहे, तो इनको 10, 11, 12% से आगे लोन देना होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो मैं लोन कहां से लूंगा? बड़े बैंक से लूंगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में जाके। बट एक स्मॉल फाइनेंस बैंक या छोटी बैंक या नई बैंक के पास मैं क्यों जाऊंगा, या एनबीएफसी के पास क्यों जाऊंगा, अगर मुझे यहां पे लोन नहीं मिल रहा है? इसका मतलब सिंपल है, आपका क्रेडिट स्कोर गड़बड़ा गया है, आपको लोन मिलने में यहां पे दिक्कत हो रही है, आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है, आपका बिजनेस ऐसा हो सकता है जो डिक्लाइन है बड़े बड़े बैंकों में। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बट ये बैंक आपको दे देगी। आपका लैंड एनए नहीं है,
नॉन एग्रीकल्चर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये लोग बोल देंगे कि लोन नहीं मिलेगा। बट यहां पे जाओ, थोड़ा एडजस्टमेंट करके लोन मिल जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप भी सोचते हो कि चलो ठीक है यार 1-2% एक्स्ट्रा दे देंगे, बट मुझे लोन तो मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे काम चलता है। इसका मतलब सिंपल है कि इनको धंधा चलाना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इसीलिए रिस्की एसेट में या रिस्की लोन्स को दिया जाता है। यहां तक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। हुआ यह है, कंपनी ने कमिंग क्वार्टर के लिए क्रेडिट कॉस्ट गारंटी 1.8% से सीधा कर दी है 2.5%। ये इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। प्रोविजनिंग 1700 करोड़ कर दिए हैं 500 करोड़ से। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? गड़बड़ हो सकती है, पैसा एक्स्ट्रा बाजू में रखना पड़ेगा, ये लोन में भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, बर्डन आ जाएगा तो मुझे सेटल करने के लिए पैसा बढ़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर ये मुझे इतना ज्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी रिस्क आगे हो सकती है, इसीलिए मैं पहले ही पैसा बाजू कर रख रहा हूं। अब यहां पे MEP इंफ्रा एंड डेवलपर का नाम बहुत बड़े तौर पे लिया जा रहा है। ये कंपनी क्या करती है? टोल का काम करती है, टोल वसूली। जहां पे हफ्ता देते हो ना, रोड से जाते हो, 100 रुपए टोल, 150 रुपए टोल, 200 रुपए टोल। अब ये कंपनी टोल वसूली का काम करती है। अब इनको 22,000 करोड़ का इन्होंने लोन दिया था। सो ये 22,000 करोड़ की एक फिगर अलग हो गई। यहां से कंपनी ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा वसूल करते करते 2,500 करोड़ अभी बाकी है इनका देना। बट यहां पे बन रहा है कैच, 250 करोड़ का इन्होंने इनका लोन राइट ऑफ कर दिया है। रीजन बिहाइंड दैट, कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी क्यों घाटे में चली गई? क्योंकि हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी ने अनाउंस कर दिया कि यहां पे टोल नहीं लिए जाएंगे जो लाइट व्हीकल्स है, मतलब जो जनता ट्रैवल करेगी अपनी टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से। टू व्हीलर को तो टोल पहले ही नहीं था, अब फोर व्हीलर जो भी होती है उनको टोल देना नहीं बनता है। 5 टोल से मुंबई के आसपास अगर आप जाओगे तो उनसे टोल वसूली बंद हो गई। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले से कंपनी घाटे में चल रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर दिन अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़, इसका मतलब 1,20,00,000 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1,80,00,000 के अंदर इनका डेली का कलेक्शन था, जो इन व्हीकल से होता था। आप और हम लोग मिलके दिया करते थे, वो सीधा जीरो हो गया। ये जीरो होने की वजह से अब कंपनी मुश्किल में फंस गई है। कंपनी ने सीधा बोल दिया, हम आपका पैसा वापस नहीं कर सकते। ये तो हुआ सिर्फ 250 करोड़ की बात, बाकी पैसा भी इन्होंने देना है ना, वो बकायदा उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट उसके बाद और जो प्रोविजनिंग हुआ है, तो और 500 करोड़ कहां से प्रोविजनिंग किया, क्यों किया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कि कंपनी के जो CEO है, जिनका नाम है V वैद्यनाथन, उन्होंने क्लियर किया है कि उनका पुराना दर्द है ना, वो वापस जिंदा हो रहा है। पुरानी जख्म फिर से जिंदा हो रही है। इसका मतलब इन्होंने जो भी पहले माइक्रो फाइनेंस दिया था, अनसिक्योर्ड लोन दिया था, वहां पे उनके NPA होने के या बैड डेट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। स्लिपेजेस 60 बेसिस पॉइंट से बढ़ चुके हैं। DPD 1.2% से सीधा 2.5% हो चुके हैं। DPD का मतलब क्या होता है? डेज पास्ट ड्यूज। मैं सिंपल इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको बताना चाहता हूं कि जो भी पेमेंट्स होते हैं, EMIs होती है, छोटे मोटे पेमेंट्स हम करते रहते हैं एज अ लोन का रीपेमेंट, उनका मिस करने का रेशो बढ़ चुका है। मतलब मेरा हर महीना EMI जाता है, इस महीने में मैंने भरा ही नहीं, तो इनका मिस होने का रेशो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मैंने शुरुआत करी थी, अनसिक्योर्ड लोन, तो यहां पे अनसिक्योर्ड लोन अपनी मुंडी ऊपर निकाल रहा है, पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि कंपनी दलदल में फंस रही है। इसका मतलब क्या होगा? अर्निंग कम होगा, अर्निंग कम होगा। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे PE रेशो बढ़ता हुआ नजर आएगा। दैट्स वाई कंपनी की रेटिंग डाउनग्रेड करी जा रही है वेरियस रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जो कि बोल रहे हैं कि सीधा ऊपर से लेके और ज्यादा ही नीचे पिट सकता है। 60 रुपीज तक ये इजीली आ सकता है, ऐसे अलग अलग रेटिंग एजेंसीज का मानना है, इंक्लूडिंग मॉर्गन एंड स्टैनली। उनका सेल रेटिंग क्लियरली नजर आ रहा है। अब यहां पे कंपनी क्या कर सकती है, और जेन्युइनली अगर कंपनी ने खुद को सर्वाइव करना है तो कौन से स्टेप उनको उठाने पड़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी वो कर रही है क्या, उसके बारे में भी हमें जानना होगा। अब जो कंपनी टोल वाली है,
और शिंदे सरकार है, उसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट है, तीनों की बातें चल रही है। अब कंपनी नहीं पे कर सकती ना, तो गवर्नमेंट ने पे करना है, गवर्नमेंट ने हमें पैसा बकायदा देना होगा, ऐसा बैंक का मानना है। तो उन तीनों में सेटलमेंट चल रही है और मेरे हिसाब से सेटलमेंट तो 100% बिल्कुल भी नहीं होती है, थोड़ा इधर उधर गैप मार के सेटलमेंट हो जाती है। और ज्यादा डीप मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, अदरवाइज आप बोलोगे कि किसी पार्टी को आप ब्लेम कर रहे हो, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, राइट। जितना जरूरी है उतना मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। यहाँ पे कंपनी का जो अनसिक्योर्ड लोन की फ्रीक्वेंसी होती है ना क्वार्टरली, वो 4000 करोड़ की थी, वो सीधा इन्होंने रिड्यूस करके 2000 करोड़ पे लेके आए। मतलब जो रिस्की लोन ये पहले 4000 करोड़ देते थे, वो सीधा 50% ड्रॉप करके 2000 करोड़ पे आए। इसका मतलब यह है कि इनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे, सकते हैं बोल सकते हो, क्योंकि 100 चूहे का के बिल्ली चली हज बोलते हैं ना, वही सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा है। कंपनी को क्या होता है ना, एक बड़ा नाम बनाना होता है, एक्सपांशन करना होता है, एक्सपांशन करने के बाद थोड़ा सिक्योर जाने का मन करता है, और ये जेन्युइनली सारी कंपनियों के साथ होता है। यही सेम चीज हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है, जो कि हमने डिस्कस किया था बंधन बैंक के रिलेटेड, जो कि अभी सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, और अगर उनके फांसे सही पड़ गए ना तो कंपनी सर्वाइव भी कर सकती है। सो यहाँ पे स्टेप तो कंपनी ने ले रखे हैं। उसके साथ साथ जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, उनको 50% इंश्योर्ड किया गया है, जो कि 2025 तक 75% तक चले जाएंगे। सिंपल बात बता देता हूं, अगर मैंने अनसिक्योर्ड लोन किसी को दिया है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। कोई डिफॉल्ट कर जाता है ना, तो उसका पैसा इनको वापस मिल जाता है। सो ये 50% का तो कर लिया, और बचा हुआ 25% वो और बढ़ा देंगे, 75% को इंश्योरेंस ये लोग लेने वाले हैं। पहले इनका पोर्टफोलियो 75% था जो इंफ्रा और अनसिक्योर्ड लोन में जाता था, वो अभी फिलहाल 47% पे आ चुका है। इंफ्रा को लोन मैक्सिमम नहीं मिलता है, जो अपार्टमेंट किए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन किया जाता है बिल्डर के द्वारा, उनको बहुत कम लोन दिया जाता है बैंक की ओर से, उनको डिक्लाइन मोड में रखा जाता है। अब वैद्यनाथन जी का इंटरव्यू में सुन रहा था, वहां पे उन्होंने बोला कि अनसिक्योर्ड लोन जीरो तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली उसको फॉल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे ही हमारी रोजी रोटी आती है। इंडिया में अगर आप देखो ना, तो अनसिक्योर्ड लोन का चलन बहुत ज्यादा है, और उसको मेंटेन उनको रखना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे कंपनी का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसका रीजन मैंने शुरुआत में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि ये सारी चीजें पहले ही देख के भाप के, जैसे सामने चीजें आए तब अच्छे से एंट्री और एग्जिट हमें तय करनी होती है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, गारंटीड रिटर्न वाले कुछ प्लान आपको चाहिए, तो बहुत सारे प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इस नंबर को आप कॉल कर सकते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दिवाली का बहुत अच्छा मौका आ रहा है, उसी मौके पे अच्छे मुहूर्त पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लान है, गारंटेड रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको एग्रेसिव रिटर्न चाहिए तो एग्रेसिव प्लान्स हमारे पास है, तो उन सारे प्लान की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। डिमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डिमैट अकाउंट फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे पास फ्री डिमैट अकाउंट लेते हो तो बहुत सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो उसी का फायदा आप उठा सकते हो इस नंबर को कॉल करके। सो होगा क्या, MFI जो बिजनेस है इनका, उस MFI बिजनेस का क्या होगा, माइक्रो फाइनेंस का आगे जाके क्या हो सकता है। नॉन MFI बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी दिखा रही है, राइट। MFI के बारे में हमने बातें करी, अब आते हैं नॉन MFI में। नॉन MFI की अगर हम बात करते हैं तो लोन की ग्रोथ 28% है, कासा अकाउंट की ग्रोथ 48% है, जिसमें से 80% रिटेल के डिपॉजिट से आ रहे हैं। सो ये सारी अच्छी बातें हैं। बहुत सारी हमने नेगेटिव बातें करी ना, अब यहां से उनको सुधरना है, तो यहां पे ग्रोथ तो दिख ही रही है। अगर इन्होंने NPS कंट्रोल में रखे, जो कि अभी GNPA 1.9% और NPA ओनली 0.48% है, बहुत बड़ी बात है ये, और सारी चीजें फिलहाल कंट्रोल में लग रही है। मेजर कंपनी ने गलती क्या करी बताया आपको, कि एक बहुत बड़े लोन्स कई कस्टमर को दिए। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं 1 लाख कस्टमर है और मेरे पास 100 करोड़ है, सबको छोटा छोटा लोन दे दिया, और मैंने 50 करोड़ एक ही क्लाइंट को दे दिया, अगर वो 50 करोड़ डूब जाते हैं ना, तो मेरी नैया डूब सकती है। सो दैट लोन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और छोटी छोटी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तभी मेरी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा हेल्दी बन सकती है। सो आपके व्यूज इस कंपनी के ऊपर क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस क्या आपको सच में अच्छे लगते हैं, प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब सिंपल है,
कि आप बहुत ज़्यादा मार्केट को लेके सीरियस हो और इन्फॉर्मेशन जानने की आपके मन में भूख है। सो थैंक्स फॉर दैट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।